हेलो गाइस, वेलकम टू अचीवर कनेक्ट। आज हम क्लास 10th का एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और यही चैप्टर आपके आगे 11-12 का बेसिक होगा फॉर योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा और हर चीज़ को बहुत अच्छे से रिटेन करने की कोशिश करिएगा, जो जो चीज़ें मैं इसमें बताऊँगी। सो लेट्स डिस्कस कि कार्बन एक्चुअली होता क्या है। कार्बन आपको पता है 14th ग्रुप का एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है गाइज, याद है आप लोग को? 6, राइट। 6 होता है, यानी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस इसके पास 6 ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो इसका मास नंबर क्या हो गया? 12, राइट। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2, 4, राइट। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4, करेक्ट, बिल्कुल सही कहा। कार्बन जो है आप सबको पता है हमारे पास एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। पर ये कंबाइंड स्टेट है कार्बन डाइऑक्साइड की। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो या तो अर्थ क्रस्ट में होते हैं या सी वाटर में होते हैं और कुछ फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं। तो फ्री स्टेट से मतलब होता है कि खाली कार्बन आपको एज इट इज़ कार्बन मिले। तो अर्थ क्रस्ट में इस फॉर्म में जो कार्बन एलिमेंट के फॉर्म में जो होता है वो सिर्फ 0.02% होता है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। और ये मिनरल जो है या तो आपके कार्बोनेट होंगे या हाइड्रोजन कार्बोनेट होंगे, या कोल जो है आपका जो कोयला होता है वो भी आपका कार्बन ही होता है। वो बना किससे होता है? उसे क्या कहते हैं? कोल को फॉसिल फ्यूल कहते हैं, राइट। तो ये सब क्या होते हैं? दे आर डीप बरीड जो डिपोजिशंस होते हैं ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कोल, एंड कोल इज सिंपली व्हाट? कार्बन। पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम इज किस चीज़ से बनता है? वो क्रूड ऑयल से बनता है। तो क्रूड ऑयल आपका क्या होता है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल कार्बन चेन्स, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें पेट्रोलियम में। तो पेट्रोलियम सिंपली क्रूड ऑयल का रिफाइंड फॉर्म है। तो पेट्रोलियम भी कार्बन कंपाउंड से ही बना है, कार्बन चेन से ही बना होता है, ओके। और अर्थ एटमॉस्फेयर में 0.03, सबको पता होगा 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ इस कार्बन के बारे में वो ये है कि वो 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है ऑन अर्थ। ये फ्री स्टेट में भी पाया जाता है एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। हमने देखा कंबाइंड स्टेट में किस किस फॉर्म में? हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल। कोल इज़ नॉट कंबाइंड स्टेट बट कोल इज़ मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। हमने देखा होगा अक्सर कई जगह पे हम सी यूज़ करते हैं फॉर रिडक्शन ऑफ सम कंपाउंड्स, तो दैट सी इज़ कोक, ठीक है। तो इसका ये स्ट्रक्चर हमें पता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। तो इसके पास इनरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कौन सा शेल है? के। बाहर वाला शेल कौन सा? एल। इसमें कितने हैं? 4, 1, 2, 3, 4। तो हो गए 4, यानी आपके पास कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वो शेयर कर सकता है या वो लूज़ कर सकता है या वो 4 गेन कर सकता है, ताकि उसकी ऑक्टेट क्या हो जाए? 2, 8। यही तो होती है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, है ना? पढ़ा था हमने लास्ट चैप्टर में। अब देखते हैं कार्बन बॉन्डिंग कैसे करता है। इसके पास जब 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो 2 ही तरीके होते हैं बॉन्डिंग करने के। या तो कोई एलिमेंट 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज़ कर दे, लूज़ करने का मतलब है वो दे दे किसी को, या वो 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने गेन कर ले। क्यों 4 क्यों चाहिए होंगे? क्योंकि इसके पास कितने? 4 हैं। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए कितने चाहिए होने चाहिए? 8 होने चाहिए। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2, 8 होगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर क्या है कार्बन के पास? 2, 4। तो हमें कितने चाहिए? 4 चाहिए। या तो 4 हो, 2 ही फॉर्म्स हो सकते हैं, या तो वो 4 ले किसी से इलेक्ट्रॉन्स, अदरवाइज वो 4 अपने देकर अपना कॉन्फ़िगरेशन क्या कर सकता है? 2, 4 है तो या तो वो ले लेगा 4, अगर इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 हो जाएगा। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दे किसी को, लूज़ करे, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2। ये भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और ये भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ये भी नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होता है और ये भी नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है। तो दोनों 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे या 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। अब देखते हैं कार्बन करेगा क्या।
अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने किसी को देता है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, कितना? 4। क्यों 4? क्यों? क्योंकि उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कार्बो कैटाइन बन रहा है, कार्बन का कैटाइन बन रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन्स देकर कैटाइन बना रहा है। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले लेता है तो उसके ऊपर -4 का चार्ज आएगा और वो एनाइन बनाएगा। लेकिन इमेजिन करो मैं कार्बन से कहूँ कि तुम्हारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दो, तो इस शेल में से ये 4 इलेक्ट्रॉन्स देना, इसके ऊपर निकालना, क्योंकि इसका साइज़ छोटा है, ये छोटा सा साइज़ है, ये है आपका न्यूक्लियस कार्बन का। तो न्यूक्लियस क्या करता है? इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, अपने चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ही तो ये घूम रहे हैं, इसके चारों तरफ घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स को वो अट्रैक्ट करता है ताकि ये एक इंडिविजुअल पाथ में घूमते रहें। ये हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस का, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, तो देयर इज सम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज एग्जिस्टिंग बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स हैं? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में एग्जिस्ट कर रही है। तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, न्यूक्लियस ने उन्हें अपनी तरफ बांधे रखा है, एक तरह से बांध रखा है, ठीक है, बाइंडिंग फोर्स है ये। तो अगर मैं इससे कहूँ कि ये अपने ये वाला इलेक्ट्रॉन दो, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, आप इमेजिन करिए आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी इससे ये इलेक्ट्रॉन्स निकलवाने के लिए। छीन रहे हैं आप बेसिकली इससे इलेक्ट्रॉन, तो बहुत फोर्स लगानी पड़ती है चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए, और ये ऑर्बिट खाली हो जाएगी, फिर यही तो होने वाला है। तो फोर्स, बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी आपको उसके बॉन्ड्स यहाँ से एनर्जी ओवरकम करने के लिए। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, यानी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, बहुत फोर्स एनर्जी देनी पड़ेगी। इधर अगर हम कहें कि तुम 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लो, चलो तुम्हें देने में बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत एनर्जी लग रही है, तुम 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लो किसी से, तुम ले लो अपने पास रखो, but it would be very difficult for nucleus with 6 protons to hold on to 10। अगर मैं यहाँ पर 2,4 की जगह इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8 कर देती हूँ। अब आपको पता है कार्बन कहाँ लाई करता है? 14th ग्रुप में। 14th ग्रुप में साइज़ ऑफ दीज एटम्स इज़ नॉट वेरी बिग, बहुत छोटा होता है साइज़, है ना। तो छोटा साइज़ है, प्लस आपका जो न्यूक्लियस है उस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस वजह से? 6 प्रोटॉन्स की वजह से होगी, है ना। तो वो अभी तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ बाइंड करे हुए था, अपने बांधे हुए था। एक तरह से समझ लीजिए कि उसने रस्सी लेकर यहाँ से रस्सी से 6 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़े हुए हैं ये न्यूक्लियस, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 1 2 3 4 और डाल दूँ इस ऑर्बिट में, तो उससे क्या करने का पड़ेगा? फिर इन्हें भी अपनी तरफ खींचना पड़ेगा, इन्हें अपने आप से बांध के रखना पड़ेगा। तो अब इसे 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना पड़ा है, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दिस न्यूक्लियस। छोटे से न्यूक्लियस, बेचारे नन्ही सी जान पे आपने 10 इलेक्ट्रॉन्स थोप दिए कि तुम 10 का ख्याल रखो, तो ये तो नहीं कर पाएगा। कहाँ वो 6 का रख रहा था, अब आपने एकदम से उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी 10 का रखने की, तो उससे ये चीज़ नहीं हो पाएगी न्यूक्लियस से। वो बहुत छोटा न्यूक्लियस है, कार्बन एटम का न्यूक्लियस है, उसकी आदत थी सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखना, तो ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो करते क्या हैं ये कार्बन साहब, क्या करते हैं अब आगे जाके? वो बॉन्ड फॉर्म करवाते हैं बाय म्यूचुअल शेयरिंग। वो कहते हैं कि भाई मैं ना तो दूंगा किसी को अपना इलेक्ट्रॉन्स और ना ही मैं किसी से ले रहा, मैं सिंपली मैं अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स दूंगा, प्लस तुम दूसरा कोई इंसान या दूसरा कोई एलिमेंट मुझे 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दें, मेरी ऑक्टेट पूरी हो जाएगी। मैं किसी को अपना इलेक्ट्रॉन्स नहीं बांट रहा, ना मैं किसी से ले ला, सिर्फ क्या करूँगा, मैं शेयर करूँगा, ना मुझे लेना ना किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देना, शेयर करूँगा। शेयर मतलब जितना हक मेरा होगा इन 8 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर उतना ही तुम्हारा भी होगा, ठीक है। तो ये डील कर ली उन्होंने, और इस डील को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग में सिंपल म्यूचुअल शेयरिंग होती है, यानी जितना हक तुम्हारा उतना हक मेरा। सारे एलिमेंट जो इसमें इन्वॉल्व होंगे इस बॉन्डिंग में, उनकी इक्वल शेयर होगा इस डील में, सबका उतना ही हक होगा। तो आपको पता है कार्बन के पास कितनी वैलेंसीज हैं? 4 तो उसकी फिल है, उसको कितनी चाहिए? 4 चाहिए, 4 कंप्लीट करनी है। तो ये उसका स्ट्रक्चर है कि कार्बन को 4 वैलेंसीज एम्प्टी हैं, है ना, क्योंकि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4
4 ही तो हैं, उसको कितने चाहिए, 1 2 3 4, 4 चाहिए। तो उसकी कितनी वैलेंसीज एम्प्टी है, 4 वैलेंसीज एम्प्टी है। 4 वैलेंसीज एम्प्टी होने का मतलब है कि वो 4 चीज़ों से बॉन्डिंग कर सकता है, 4 दूसरे एटम से बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है। और क्यों कर सकता है, क्योंकि उसे हर बॉन्ड से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो क्या होगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 पूरे हो जाएंगे 4 की जगह। यहाँ उसका 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन अभी खाली है, अकेला है। यहाँ से दूसरा एटम आया कोई, यहाँ पर दूसरा एटम आया, उसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरा, तीसरा, एक और नया एटम आया, सपोज किसी भी एलिमेंट का एटम आया, हाइड्रोजन का आ गया ना, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इसने इसके साथ शेयर करा और दोनों का बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास। फिर इधर भी ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन खाली था, इसने इधर भी एक एटम आया, उसने उसके साथ बॉन्ड बना लिया। यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन अकेला पड़ा हुआ था, उसके साथ दूसरा एटम आया, उसने उसके साथ भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बना लिया। तो आपने देखा सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, पेयर हो गए, पेयर हो गए। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन की वैलेंसी क्या हुई, सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। तो कार्बन एटम अटेन्स नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स। शेयर कर रहा है, शेयर का मतलब ये नहीं है बाय गिविंग मतलब वो दे देगा तो उसके ऊपर चार्ज आएगा -4 का। अगर वो ये वाला काम नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है कि तुम भी रखो, मेरा भी हक है, तुम्हारा भी हक है। ये जो बॉन्ड बनेगा इसमें हर बॉन्ड, ये समझ लीजिए कोई भी एक बॉन्ड जो बनता है वो बनता है 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। हमने देखा था सोडियम क्लोराइड वाला जो हमने कंपाउंड देखा था, उसमें देखा था कि एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन देता है जब दूसरे एलिमेंट को, तब बॉन्ड बनता है, उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड कैसे बन रहा है, इसमें हमने 1 इलेक्ट्रॉन इसका आया, 1 इलेक्ट्रॉन इसका आया, तब ये बॉन्ड बना, ठीक। तो एग्जाम्पल देखते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ बेचारे के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। यहीं दूसरा हाइड्रोजन आइटम क्या है, उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स है सॉरी। अब 1 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, तो उसको कितने चाहिए कि इसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाए। अगर ये 2 हो जाएंगे तो इनका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगा, राइट। ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है स्टेबल हमेशा, उसको कहते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को। कौन कौन से होते हैं, 2 हीलियम का होता है, 2 8 किसका होता है, नियॉन का, 10 जो होता है एटॉमिक नंबर, ऐसे सो ऑन, हीलियम, नियॉन, आगे जितने ये नोबल गैसेस होती हैं, जिनॉन, ठीक है, ये सारे आर्गन, ये सब जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं और इनके कॉन्फ़िगरेशंस को अटेन करते हैं बाकी सारे एलिमेंट्स टू गेट स्टेबलाइज, स्टेबल होने के लिए, क्योंकि ये सब बहुत स्टेबल हैं। नोबल क्यों कहते हैं ना, क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं होते। कोई भी एलिमेंट नहीं चाहता कि हम रिएक्टिव रहें, हर एलिमेंट ये चाहता है हम स्टेबल हो जाएं, हर कोई दुनिया में यही चाहता है कि हम स्टेबल हो जाएं, है ना। तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों अकेले अकेले ज़िंदगी गुजारते गुजारते थक गए, इन्होंने कहा चलो यार मैं भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, उसने कहा मेरे पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, चलो मिलके हम साथ रहते हैं। तो इनका क्या हुआ, इसकी ऑक्टेट ये रही, इसकी ऑक्टेट ये रही, दोनों के पास, इस वाले हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2, इस वाले हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2, इस वाले हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2, विच इज़ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ नोबल गैस। तो ये दोनों हाइड्रोजन जुड़ के क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। तो H2 हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है इन यूनिवर्स, वो कभी अकेले ऐसे नहीं एग्जिस्ट करता क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन लेके घूमना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। वो ढूंढता है कि उसे कोई साथी मिल जाए जिसके साथ वो अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, वो शेयर करेगा तो वो कंपाउंड बना लेगा, राइट। ऐसे ही बाकी और भी एटम्स हैं, और भी एलिमेंट्स हैं, जैसे ऑक्सीजन है वो भी O2 फॉर्म में होता है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको कितने चाहिए, 1 2। यहाँ पर दूसरा ऑक्सीजन एटम है, इसके पास भी 6 होंगे, उसको कितने चाहिए, 2। तो ये क्या करते हैं, ये अपने
4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। दो इलेक्ट्रॉन्स दोनों ऑक्सीजन एटम्स एक दूसरे का शेयर करते हैं और एक डबल बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो सिंगल बॉन्ड है। इस सिंगल बॉन्ड में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। इस डबल बॉन्ड में कितने होंगे? एक बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके डबल बॉन्ड में। ये समझ में आया? आई होप ये चीज़ समझ में आई हो कि 2 क्यों शेयर करें, क्योंकि इसके पास, इस वाले ऑक्सीजन के पास भी 2 की कमी थी और इस वाले ऑक्सीजन के पास भी 2 की कमी है। अब आप देखिए इसकी ऑक्टेट कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। इसके लिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आउटर मोस्ट शेल में, तो उनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया और ये बन गया O2 मॉलिक्यूल। सिमिलर केस होता है नाइट्रोजन का। इसमें वो शेयर करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनके पास कितने होते हैं 7 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया, यानी आउटर मोस्ट शेल में 5 हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो कितने चाहिए इन्हें टू अटेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन? 3। तो 2 8 हो गया कॉन्फ़िगरेशन, उसके लिए 3 मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये वाला नाइट्रोजन भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये वाला भी 3 शेयर करेगा और यहाँ बन गया ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड जो होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ऑब्वियसली 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि पर बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये याद रखिएगा। मूविंग ऑन टू द प्रॉपर्टीज़ के जो नए कोवेलेंट बॉन्ड्स हमने पढ़े, एक नई चीज़ पढ़ी, अभी तक हमने आयनिक पढ़ा था, राइट। अब हमने देखा कोवेलेंट बॉन्ड भी कोई चीज़ होती है। तो कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन में जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ एक्चुअली होती क्या हैं? हमेशा याद रखिए कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, शेयरिंग से बनता है। शेयरिंग इज केयरिंग, एक दूसरे का ख्याल करते हैं, एक दूसरे को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचाते हैं बाय शेयरिंग देयर ओन इलेक्ट्रॉन्स। अपने इलेक्ट्रॉन्स दोनों आपस में शेयरिंग करते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक से बेचारे को एक्सप्लॉइट ही करते जाते हैं। कि आयनिक कंपाउंड में तो ये होता है ना कि एक बेचारा हमेशा देता ही है अपना इलेक्ट्रॉन, दूसरा हमेशा उससे छीनेगा ही। जो देता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाते हैं और जो लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो एटम्स। इस केस में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर बहुत जस्टिस होती है, फेयर डील होती है। दोनों कहते हैं मैं अगर 3 दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स तो तुम भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स दो, तब हम बॉन्ड बनाएंगे, ऐसी बात होती है। तो इट इज़ एविडेंट, पहली प्रॉपर्टी है कि इट इज़ एविडेंट दैट द नंबर ऑफ शेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी 1 2 और 3। जैसे कि हमने हाइड्रोजन के केस में देखा, एक हाइड्रोजन एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करा, ऑक्सीजन के केस में एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे और नाइट्रोजन के केस में 3 शेयर हुए। अब एक चीज़ आप लोग खुद ट्राई करिएगा, वाटर का डॉट स्ट्रक्चर बना के देखिएगा और दूसरा मीथेन का भी डॉट स्ट्रक्चर बना के देखिएगा। आपको सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होने चाहिए बस, कि किसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने उन्हें चाहिए टू अटेन अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप सपोज करें ऑक्सीजन का, तो हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू अटेन अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं? 1 होता है, उसे क्या चाहिए? 1 ही चाहिए। तो ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन इनके साथ शेयर करेगा और इसको 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मिल रहे हैं, तो इसकी पूरी ऑक्टेट में कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे जो उसे चाहिए, राइट। तो ऐसे आप लोग अपने डॉट स्ट्रक्चर्स बना के देखिएगा, खुद से ट्राई करिएगा ताकि आप लोग को आइडिया हो। कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स लो होते हैं, बिकॉज वो कंपेरेटिवली वीक होते हैं ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उनमें बहुत लो लेवल पे काम करती हैं, बहुत कम होती हैं। अनलाइक आयनिक कंपाउंड जिसमें क्या होता था, एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन, यही तो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। आयंस कंबाइन करते थे, तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव कंबाइन करेंगे तो देयर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इनका बॉन्ड जो होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आपको कोई फोर्स नहीं प्रोवाइड करनी है एक्सटर्नल उन्हें कंबाइन करवाने के लिए। पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा खुद से अपने आप एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे और कंबाइन करेंगे और प्रोडक्ट बना देते हैं वो NaCl। तो इनके बीच में जो फोर्स होती है वो ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। These molecules are generally poor conductors of electricity since no charged particles are formed। अब भाई आयन के केस में हमने देखा था, आयन जो होते हैं वो क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा। लेकिन आयनिक कंपाउंड्स भी सॉलिड स्टेट में तो कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते थे, सिर्फ जब वो मोल्टेन स्टेट में थे हमने पढ़ा था कि वो तब ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते थे। तो
इस केस में जहाँ पर आपके पास कोई फ्री चार्जेस नहीं है, ना तो कोई पॉजिटिव आयन बन रहा है ना कोई नेगेटिव आयन बन रहा है। जब आयन्स ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, राइट। तो दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी पता चल गया। कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं दे आर यूजुअली इनसॉल्युबल होते हैं, सॉरी यहाँ पर स्पेस नहीं आनी है, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यानी कार्बन जो होता है वो भी ऑर्गेनिक ही कहलाती है। कार्बन की जो स्टडी होती है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही कही जाएगी आगे जाके जब आप पढ़ेंगे। तो कार्बन हमेशा याद रखिएगा, कार्बन के कंपाउंड जो होंगे वो कोवेलेंट ही बॉन्ड्स बनाते हैं मोस्टली। तो ऐसे याद रखना है, कोवेलेंट कंपाउंड जो होंगे वो हमेशा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होंगे, ठीक। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का एग्जांपल है आपका बेंजीन। बेंजीन क्या होता है? C6H6, ये भी एक सॉल्वेंट होता है। तो ये हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड्स हमेशा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते हैं और वाटर में इनसॉल्युबल रहेंगे, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे बनाए जाते हैं? अब मैंने आपसे कहा था अभी जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस ऑक्सीजन को कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट। इसको यहाँ पर चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। और हाइड्रोजन को कितने चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। और दूसरा हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन आपको लेना पड़ेगा ताकि इसकी वैलेंसी, इसको क्योंकि 2 चाहिए ना, तो आपको एक हाइड्रोजन तो सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा सकता है, तो हमें दूसरा भी एक और एटम चाहिए होगा। तो एक और एटम ऐसा कौन सा है जो सिर्फ केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दे? वो है आपका हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या हुआ? बॉन्ड बना किसके बीच में? ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा एक हाइड्रोजन के साथ, पर हाइड्रोजन उन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करा। तो ये क्या कहलाता है? डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के फॉर्म में शो कर रहे हैं। अब जैसे ये आप एग्जाम्पल लीजिए मीथेन का। हमें पता है कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस वाले, इसे कितने चाहिए? 4 चाहिए ताकि ये पेयर हो जाएं। सबको पेयरिंग करनी है, यहाँ पर सबको अपना अपना पेयर ढूंढना है। तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास जो 1 इलेक्ट्रॉन अपना इजीली शेयर कर लेता है। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर करा, इसकी ऑक्टेट हो गई 2, फुल हो गई, इसकी कंप्लीट हो गया, स्टेबल हो गया। यहाँ पर दूसरे हाइड्रोजन आया, उसने भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसकी ऑक्टेट में और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2। एक और हाइड्रोजन आया, उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करा और कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में या ऑर्बिट में इसके पास अब हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी 2 हो गया, वो हो गया स्टेबल। चौथा हाइड्रोजन आया, उसने भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया और उसका भी ऑक्टेट हो गई फिल। अब बचा यह कार्बन। कार्बन के पास आप देखेंगे अगर तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हम ऐसे काउंट करेंगे। अब इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो ये है, ग्रीन वाला जो है। कितने हुए इलेक्ट्रॉन्स काउंट करिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 8 हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन, सारी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, कॉन्फ़िगरेशन 8 हो गया 2 के साथ। तो यही तो हम चाहते थे, 2 4 की जगह 2 8 हो गया कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का, इस वाले बीच वाले कार्बन का, और ये हो गया स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसे स्ट्रक्चर को जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑक्टेट रूल अप्लाई करते हैं और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं, ये दिखा रहे हैं ना शेयर्ड पेयर, एक इसका है एक इसका है इलेक्ट्रॉन, एक इसका है एक इसका है, तो दिस इज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। मूविंग ऑन टू एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, लेट्स स्टडी सम एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स क्या होते हैं? बेसिकली एक फिनोमेना है एलोट्रोप्स का जिसमें कोई भी एक एलिमेंट 2 डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में प्रेजेंट होता है लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। फॉर एग्जांपल कार्बन जो है उसके एलोट्रोप सबसे ज़्यादा फेमस है। क्यों? इसका जो सबसे अच्छा एलोट्रोप है वो भाई डायमंड है। तो डायमंड तो फेमस है बहुत ज़्यादा, सब जानते ही होंगे। तो आज आप लोग ये जानिए कि ये एक्चुअली होता कुछ नहीं है, कार्बन होता है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और कार्बन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है। तो आप कार्बन डायमंड की जगह अगर C लिखेंगे तो वो चलेगा। ग्रेफाइट की जगह दूसरा इसका एलोट्रोप होता है ग्रेफाइट, उसकी जगह भी C लिखेंगे तो भी चलेगा। और यहाँ तीसरा जो
डिस्कवर हुआ एलोट्रोप कार्बन का वो है बकमिंस्टर फुलरीन। ये भी कार्बन से, सी से ही आप लिख देंगे तो काफ़ी रहेगा कार्बन इसको डिनोट करने के लिए। तो यानी इससे क्या पता चला हमें, इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है लेकिन इनका फिजिकल स्टेट डिफरेंट है। डायमंड जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यानी सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, सबसे हार्डेस्ट, और वो इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर यानी उसमें हीट पास नहीं हो सकती, वो कंडक्टर नहीं होता है हीट का। इसमें एटम जो होते हैं उसमें डायमंड में दे आर बॉन्डेड टू 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन एंड दे फॉर्म अ 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, एक 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर है। एक कार्बन जो है ये, अगर ये वाला कार्बन हम लें, ये जो गोले दिख रहे हैं ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर ये वाला कार्बन देखें तो ये 4 दूसरे कार्बन से क्या है, लिंक्ड है। और लिंक्ड होने की वजह से इस तरह से जो ये लिंक्ड एक मैट फॉर्म में, मैश फॉर्म में जाली सी बन रही है, तो ये क्या है 3D स्ट्रक्चर बन रहा है। इट इज़ यूज्ड ऑब्वियसली, डायमंड हमें पता है ये ज्वेलरी में यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर ड्रिलिंग रॉक्स एंड कटिंग ऑल्सो, क्योंकि ये सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है। ग्राफाइट जो होता है, ग्राफाइट आपको पता है कार्बन का एलोट्रोप है, लेकिन इसकी खासियत क्या है, अनलाइक since it's a non-metal but it conducts electricity and it is also used as lubricant। तो कार्बन का इकलौता ऐसा केस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, वो है ग्राफाइट। और ग्राफाइट तो आजकल बहुत ही ज़बरदस्त रिसर्च चल रही है इस पर, तो काफ़ी फेमस है, सुना ही होगा आप लोगों ने नाम इसका। तो तीसरा इसका जो फॉर्म है एलोट्रोप कार्बन का वो है बकमिंस्टर फुलरीन। इट्स ऑल्सो एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, लेकिन इसमें इसकी स्पेशलिटी क्या है, उसमें 60 कार्बन होते हैं। 60 कार्बन एटम्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ स्फेरिकल मॉलिक्यूल। ये देख रहे हैं आप, ऐसे बॉल, फुटबॉल की तरह की बॉल है ये। इसमें सारे ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं वो 60 हैं। तो इनका नाम जो रखा गया है वो उनके जिन साइंटिस्ट ने इन्हें डिस्कवर करा था उनके नाम पे इनका इस एलोट्रोप का नाम रख दिया गया है। तो वर्सेटाइल नेचर होता है कार्बन का, उसके बहुत सारे ये जो बकमिंस्टर फुलरीन जो है, ये फुलरीन में 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो इसमें 60 कार्बन आइटम्स होते हैं और ये एक बॉल स्फेरिकल फॉर्म में होता है मॉलिक्यूल इसका। दूसरा, इट इज़ डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अगर रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर में आप बात कर रहे हैं, उसको देखना चाह रहे हैं, तो वो आपको एक सॉलिड फॉर्म में, डार्क कलर की सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। अब बात करते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। हम कह रहे हैं बहुत वर्सेटाइल है, यानी ये कि सबसे दोस्तियाँ कर लेता है। क्यों दोस्ती कर लेता है, क्यों इसके अंदर वर्सेटिलिटी है? तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बन की, वो कैटेनेशन। कैटेनेशन का सिंपली मतलब ये समझ लीजिए कि वो कार्बन एटम बॉन्ड बनाता है अपने ही कार्बन एटम से, दूसरे कार्बन एटम्स के साथ वो बॉन्ड बना सकता है। ये प्रॉपर्टी सारे किसी एलिमेंट में नहीं होती। ज़्यादातर एलिमेंट्स मतलब एक ही अपने जैसे एक एटम से बॉन्ड बनाएंगे, ज़्यादा 2 होंगे एटम्स। यहाँ पर कार्बन 4 अपने जैसे कार्बन से बॉन्ड बना लेता है। तो आप देख रहे हैं कितना वर्सेटाइल है। वो 4 अपने जैसे भाइयों को अकोमोडेट कर देता है अपने साथ। तो कार्बन बहुत वर्सेटाइल है। उसके लॉन्ग चेन्स होते हैं, ब्रांच चेन्स होती हैं, तमाम उसमें कार्बन ही कार्बन होता है। वो अपने ही भाई बंधुओं के साथ चेन्स बनाता रहता है, ऐसे ब्रांचिंग हो जाती है। वो अपनी वैलेंसीज खुद ही कार्बन से ही फुलफिल कर लेता है। मतलब वो कार्बन के साथ कार्बन बॉन्ड बनाने को हम कहेंगे कैटेनेशन। और वो डबल भी हो सकते हैं, कार्बन एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, कार्बन एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, और सिंगल बॉन्ड तो बनाते ही बनाते हैं। ठीक है, तो जो ट्रिपल बॉन्ड्स और डबल बॉन्ड्स बनाते हैं उसमें हमें ये पता है डबल बॉन्ड होंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और यहाँ पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन की तरह सिलिकॉन दूसरा एक एलिमेंट है जो कार्बन की तरह अपने ही एलिमेंट से, मतलब अपने ही भाई बंधुओं के साथ बॉन्ड्स बनाता है। अप टू 7 और 8 एटम्स के साथ बना लेता है सिलिकॉन, जस्ट लाइक कार्बन। तो ये प्रॉपर्टी कार्बन के अलावा सिलिकॉन में देखी जाती है। प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन इज शोन बाय अदर एलिमेंट्स ऑल्सो, बट नॉट अप टू द लेवल जिस एक्सटेंट तक कार्बन करता है कि तमाम वो मिलियंस
कार्बन जो है हज़ारों कार्बन के साथ चेन्स बनती चली जाती हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ चेन्स होती हैं। पॉलीमर जो होते हैं उनके पास पॉलीमर्स, अगर आप जानते हैं पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स सिंपली जिनसे हमारे कपड़े वपड़े बनते हैं सब पॉलीमर्स हैं। तो पॉलीमर्स आर सिंपली लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन्स, यानी हाइड्रोकार्बन्स की चेन्स होती हैं। तो उसमें आपके ऑलमोस्ट 1000 कार्बन एटम्स होंगे, इस तरह से लंबी चेन्स होती हैं, इतनी लंबी। तो ये जो प्रॉपर्टी है कैटेनेशन की, ये कार्बन में कार्बन कार्बन कम बॉन्ड वाली जो होती है, ये जितनी एक्सटेंट कार्बन में होती है उतनी किसी और एलिमेंट में नहीं होती। और ये वजह क्यों होती, क्यों कैटेनेशन इतना इसमें इतनी हायर मैक्सिमम एक्सटेंट तक देखा जाता है, वो इसलिए क्योंकि कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। और इस स्ट्रांग बॉन्ड को अगर आप ऑब्वियसली अगर कोई एलिमेंट एक दूसरे के साथ स्ट्रांग बॉन्ड बना रहे हैं, यानी वो मटेरियल मैकेनिकली बहुत ड्यूरेबल, बहुत स्ट्रांग, बहुत स्ट्रेंथ होगी उसमें, राइट। तो वो हमारे लिए यूज़फुल होगा। कोई अगर मटेरियल स्ट्रांग है तो वो हमारे लिए यूज़फुल है, राइट। दूसरी प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। कार्बन जो होते हैं हमें पता है टेट्रावैलेंसी, यानी टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी मतलब जो उसकी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स रिएक्शन, वो किससे रिएक्ट करेगा, किससे बॉन्ड करेगा। तो हमें पता है 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके आउटरमोस्ट शेल में, यानी वो टेट्रावैलेंट है। इट इज़ केपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर कार्बन एटम्स ऑफ, या तो कार्बन एटम से कर सकता है उसके अलावा, या कोई और भी एलिमेंट्स होते हैं उनसे भी वो 4 दूसरे एलिमेंट से। मोनोवेलेंट मतलब जिनकी वैलेंसी आउटरमोस्ट शेल में एक हो यानी या तो एक चाहिए हो या एक दे सकते हैं। जैसे एक चाहिए हो तो यानी क्लोरीन, अगर वो एक दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, शेयरिंग होना है, सिर्फ एक चाहिए हो अगर जिस केस में, वहाँ पर हम कहेंगे वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, 4 उसके 4 एटम्स कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन एटम बाय वर्च्यू ऑफ विच इट फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स, कार्बन जो है 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ टेट्रावैलेंसी। 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं इसमें, तभी इसके कंपाउंड जितने भी बनेंगे, कोई भी कंपाउंड होगा यहाँ पर जो भी कंपाउंड बनता है इसका आफ्टर फॉर्मिंग 4 कोवेलेंट बॉन्ड, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, उसको ईजिली हम ब्रेक नहीं कर सकते। ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये स्टेबल होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। हाईली स्टेबल मतलब आपको बहुत ज़बरदस्त एनर्जी देनी होगी ये बॉन्ड तोड़ने के लिए। दूसरा जो एक रीज़न है कि क्यों ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाते हैं, वो ये रीज़न है कि कार्बन एक छोटा सा एटम है, उसका साइज़ छोटा है। छोटे साइज़ होने की वजह से जो भी एटम इससे आके अटैच हो रहा है, सपोज़ हाइड्रोजन अटैच हो रहा है इस कार्बन से, 4 हाइड्रोजन अटैच हुए, तो वो इसके न्यूक्लियस के बहुत करीब होंगे। और न्यूक्लियस क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो वो न्यूक्लियस इसके भी और जो आने वाले नए जो मेहमान आ रहे हैं उनको भी अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, उन्हें खींचे रखेगा, बांधे रखेगा, जाने नहीं देगा। तो जितना साइज़ बढ़ता रहेगा न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल दूर होते रहेंगे, तो न्यूक्लियस की उनके ऊपर फोर्स कम हो जाएगी। तो क्योंकि इसका साइज़ छोटा होता है इसलिए न्यूक्लियस का इफेक्ट इनके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज़्यादा होता है। ऑलराइट, मूविंग ऑन, अभी मैंने बताया कि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो सैचुरेटेड कार्बन्स और अनसैचुरेटेड कार्बन्स की यहाँ पर बात आती है। अब जो डबल बॉन्ड्स और सिंगल बॉन्ड्स होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स कह लीजिए इन दोनों को, और ये सिंगल बॉन्ड कह लिया। तो जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं उनको हम एक कैटेगरी वाले एलिमेंट्स के वो कंपाउंड्स कहते हैं, और जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं उन्हें दूसरी कैटेगरी में कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कार्बन के कंपाउंड्स विच आर एंटायरली मेड अप ऑफ ओनली 2 काइंड्स ऑफ एटम, 2 तरह के एटम से, कौन से, कार्बन एंड हाइड्रोजन। नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो वो वाले कार्बन कंपाउंड जो सिर्फ टोटली उसमें कोई और एलिमेंट नहीं है, कोई और एलिमेंट है ही नहीं, कार्बन 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 कार्बन, और वो बने हैं हाइड्रोजन 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 की बॉन्डिंग से। उनकी वैलेंसीज कौन पूरी कर रहा है, कार्बन की, हाइड्रोजन पूरी कर रहा है, हाइड्रोजन की कौन पूरे कर रहा है, कार्बन पूरी कर रहा है। कोई दूसरा तीसरा एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाइड्रोकार्बन्स उस क्लास ऑफ कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्डिंग से लंबी लंबी लॉन्ग चेन्स बनाते हैं।
तो ये सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें कार्बन एटम जो है वो दूसरे कार्बन एटम से सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है। जैसे ये देयर इज़ ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स। अगर मैं इसकी ये है जैसे सी कार्बन सी, इसमें मैं अगर मिलियंस ऑफ चेन्स मतलब कार्बन एटम्स की चेन बना दूं, ऐसे इन्फिनाइट चलती चली जा रही है, तब भी ये बॉन्ड सिंगल ही रहेगा जब हम उसको सैचुरेटेड कार्बन कहेंगे। अगर यहाँ कहीं भी किसी में भी डबल बॉन्ड आ गया तो वो फिर अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होगा। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड सिंपली क्या होते हैं, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, हम उनको अनसैचुरेटेड कहेंगे। ठीक, दे आर मोर रिएक्टिव। क्यों? देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कार्बन जहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेता है तो ये वाला जो दूसरा बॉन्ड होता है, एक तो आपका सिंगल बॉन्ड रहता है, उसके एडिशन में एक और बॉन्ड बनता है। इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, ये पाई बॉन्ड होता है बेसिकली। तो पाई बॉन्ड जो होता है, आगे जाके आप पढ़ेंगे, पाई बॉन्ड जो होते हैं वो वीक होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो 2 इनके पास भी होंगे, लेकिन सिंगल बॉन्ड के पास भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन ये वाले जो बॉन्ड होते हैं जो एडिशनल बनते हैं, एडिशन टू सिंगल बॉन्ड, जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो बॉन्ड वीक होते हैं, वो ईजिली टूट जाते हैं। ईजिली टूट जाएंगे तो दैट मीन्स दे आर रिएक्टिव। लेकिन सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन जो होते हैं वो हाईली स्टेबल, याद रखिएगा हाईली स्टेबल होंगे। जितने सिंगल बॉन्ड वाले होंगे वो हाईली स्टेबल होंगे, याद रखिएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन में ऑप्शंस में आपको ये दिया हुआ है कि आपके पास 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, 4 में से 3 के पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स का ऑप्शन है और एक आपके पास सिंगल बॉन्ड वाला, और पूछा जाए कि इनमें से कौन सा कंपाउंड स्टेबल होगा, तो हमेशा सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड स्टेबल होगा। ओके, ये याद रखिएगा। और सिंगल बॉन्ड वाले जो फैमिली ऑफ कार्बन कंपाउंड या फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन जो होती है उसको कहते हैं अल्केन, जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है अल्केन में। जैसे ही आपके पास डबल बॉन्ड होता है तो अल्केन की जगह अल्कीन हो जाते हैं। वो फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड है वो अल्कीन कहलाएगा। इसमें इथीन एग्जाम्पल है। इथीन के अलावा बहुत सारे कार्बन कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनको अल्कीन कहेंगे, सबको अल्कीन कहेंगे। डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कार्बन चेंज होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे कैसे हम नेम करते हैं उनके। अल्काइन जो होगा, अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड हो गया यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच, हमेशा कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम, कार्बन हाइड्रोजन में तो हमेशा सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ ओनली, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, कुछ और बात नहीं कर रहे, सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच की बात कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू एग्जिस्टेंस ऑफ कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स, यानी कार्बन कंपाउंड्स किन किन फॉर्म में अवेलेबल है। अभी हमने पढ़ा कि कार्बन के पास अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, 2 तरह के होते हैं। ठीक, तो 2 तरह में हमने पढ़े कि या तो सिंगल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब एक और फॉर्म आती है इनकी, 3 फॉर्म्स और होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। ये तो बॉन्डिंग के फॉर्म पे 3 हो गए अलग अलग, 2, एक ये और एक ये, 2 फॉर्म्स हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, चेन का, इसे हम चेन कहते हैं, इसको हम कार्बन स्केलेटन कहते हैं। ये जो कार्बन का स्केलेटन है ना, ढांचा, वो कार्बन स्केलेटन कहलाता है। तो 3 फॉर्म्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट। एक होती है स्ट्रेट चेन ऑब्वियसली, जिसमें कोई भी और यहाँ से इधर से कहीं से कोई कार्बन नहीं लगा होगा, सिंपल कार्बन के साथ यहाँ हाइड्रोजन लगे होंगे और कुछ नहीं लगा होगा। ठीक, कार्बन हम स्ट्रेट चेन में कार्बन सिर्फ एक दूसरे से स्ट्रेट चेन की फॉर्म में। आप बस इतना समझिए, ये जितने भी फॉर्म्स हैं हम बात कर रहे हैं कार्बन और कार्बन के बॉन्ड्स के बारे में। हमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है। कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, हमें नहीं मतलब। हमने अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड भी कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स के बेसिस पे हमने डिफ्रेंशिएट किया रहा था। यहाँ स्ट्रेट चेन भी हम जो कह रहे हैं वो कार्बन और कार्बन के जो बॉन्ड होता है उसकी स्ट्रेट चेन होनी चाहिए। ब्रांचिंग अगर कहेंगे तो कार्बन और कार्बन ब्रांच में होंगे, यानी ये कार्बन स्ट्रेट चेन जा रही थी, एक कार्बन ऊपर लग गया हाइड्रोजन को हटा के, यहाँ पर अब एक और लगना चाहिए तो यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। 4 वैलेंसीज होती हैं कार्बन की, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ना भी हाइड्रोजन, तब भी मुझे पता है यहाँ हाइड्रोजन आएगा। अगर कार्बन नहीं लिखा हुआ है तो हाइड्रोजन होगा।
तो स्केलेटन जब बनाते हैं कार्बन कंपाउंड का या हाइड्रोकार्बन का, तो उसमें हाइड्रोजन बनाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। वो अंडरस्टूड होता है कि अगर कार्बन नहीं लगा उस जगह पे तो वहाँ हाइड्रोजन लगेगा। अगर कार्बन लगा होगा, जैसे यहाँ पर ये स्ट्रेट चेन थी, यहाँ पर एक कार्बन यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, इसकी 1 2 3 और 4 वैलेंसीज पूरी हो गई। तो इस कार्बन ने 3 कार्बन से बॉन्डिंग करी वैलेंसी पूरी करने के लिए और एक हाइड्रोजन से, तो 4 वैलेंसीज पूरी हो गई। और ये क्या हो गया, ब्रांचेस बन गई। इसकी स्ट्रेट चेन तो ये जा रही थी, स्ट्रेट चेन में से एक ब्रांच ऊपर आ गई, एक दूसरी ब्रांच नीचे आ गई, तो ये क्या हुआ, ब्रांचेस बन गई। हैं कितने, 4 कार्बन ही है। यहाँ पर भी कितने थे, 4 कार्बन ही है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम जा रहा है सबका, क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा है। तो सिंपली स्ट्रक्चर चेंज होता है और उनके बेसिस पे हम थोड़ा इनका नाम भी चेंज कर देते हैं भाई, ताकि हमें पता चल जाए कि ये वाला जो है आपका ब्रांच्ड वाला है और ये वाला अनब्रांच्ड है। अनब्रांच्ड को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कहेंगे एन ब्यूटेन, ठीक है। और ब्रांच और स्ट्रेट चेंज के अलावा ये कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो रिंग्स के फॉर्म में भी अपने आप को एक रिंग फॉर्म भी बना लेते हैं। जैसे कार्बन है, अभी यहाँ पर कार्बन कार्बन स्ट्रेट चेन जा रही थी, अब एकदम से उसे कुछ चढ़ा, दिमाग में आया, उसने कहा मैं इधर से ऐसे जाऊँगा और ऐसे करके अपनी स्ट्रक्चर बनाऊँ। ये क्या हुआ, रिंग बन गई। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की रिंग बन गई। तो ये 7 कार्बन ऐसे भी लग सकते थे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे भी लग सकते थे। ये क्या हुआ, स्ट्रेट स्ट्रक्चर हो गया। इनको हम ऐसे भी लगा सकते थे, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन यहाँ पर भी हैं। लेकिन क्या है, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। क्या हुआ, एक ब्रांच आ गई इसमें, स्ट्रेट चेन में अचानक चलते चलते एक कार्बन यहाँ की जगह यहाँ लग गया, तो इसे क्या कहेंगे, ब्रांच कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे, ये हो गया रिंग स्ट्रक्चर। ओके, मूविंग ऑन टू सम फंक्शनल ग्रुप्स। हम यहाँ पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। फंक्शनल ग्रुप्स बेसिकली आपके पास अगर कार्बन कार्बन चेन थी, यहाँ पर कार्बन 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 कार्बन, इसमें अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन लगाती थी तो कोई बात नहीं थी। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन, मतलब मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो अंडरस्टूड है कि कार्बन में हाइड्रोजन नहीं कार्बन में कुछ और नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ही होगा उसकी वैलेंसीज पूरी करने के लिए, क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन। अब कुछ फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं, यानी कुछ ऐसे एलिमेंट्स आते हैं, अगर वो हाइड्रोजन को हटा के कि चलो भाई तुम हटो, मैं यहाँ बैठूंगा इस जगह पे, तो वो ऐसे ग्रुप्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस पूरे कार्बन हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक ही चेंज हो जाती है। वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो पूरे इस कंपनी का नक्शा ही बदल देते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को ऐसे हेट्रो एटम्स कहते हैं बेसिकली हम उन्हें, क्योंकि वो एक दूसरा फॉरेन एटम है, हेट्रो है, डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन एटम दैट आर प्रेजेंट। कौन से कॉमन एटम, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन का कंपाउंड था, हाइड्रोकार्बन था, उसमें एक नया एटम आ गया। कौन से हो सकते हैं ये नया एटम, क्लोरीन ब्रोमीन, यानी आपके पास आपके जो हेलोजेंस हैं वो हो सकते हैं। हेलोजेंस अगर अटैच हो गया कोई आके सपोज यहाँ पर, तो इसने क्या करा, इस पूरे कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज़ ही चेंज कर दी। अब हाइड्रोकार्बन नहीं रहा, उसने इसकी प्रॉपर्टीज़, इससे जुड़ने के बाद जो उसके ऊपर इम्पैक्ट आया, उसका इन्फ्लुएंस हुआ, तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो फंक्शनल ग्रुप सिंपली क्या होते हैं, दे आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। ग्रुप ऑफ एटम्स क्यों कहा, क्योंकि देखो अल्कोहल के केस में ऑक्सीजन अकेला नहीं है, ऑक्सीजन के साथ H भी है, तो उसको कहते हैं अल्कोहल ग्रुप। ठीक, ये अल्कोहल ग्रुप एज इट इज़, ये जहाँ भी ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना, इस जगह से ही अटैच होते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन में जाके। अगर जैसे मेरे पास ये हाइड्रोकार्बन है, तो अगर मुझे अल्कोहल अटैच करना है, कहीं भी अटैच कर सकती हूँ, किसी भी एक कार्बन पे, सपोज मैंने इस पे कर दिया, तो वो ऐसे अटैच होगा। किससे अटैच होगा, ऑक्सीजन से। इससे नहीं होगा, HO ऐसे नहीं लिखा जाएगा। हमेशा जो आपके पास बना हुआ है स्ट्रक्चर वो याद रखिएगा कि कौन सी वैलेंसी से ये अटैच होता है, ये ऑक्सीजन से। एल्डिहाइड C की तरफ से, यानी अगर मेरे पास ये है आपकी स्ट्रेट चेन थी, इसमें एक हेट्रो एटम फॉरेन मटेरियल आके लग रहा है, तो वो अगर मैं सपोज इस वाले कार्बन पे लगा रही हूँ तो वो ऐसे लगेगा, COH ऐसे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि कौन सी वैलेंसी जाके अटैच होती है। ऐसे नहीं कर दीजिएगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन से अटैच कर दें ऐसे, या यहाँ पर जो इस ऑक्सीजन से कर दिया, इस हाइड्रोजन इस साइड से कर दिया। हमेशा
जो आपके पास ये वैलेंसी है उससे ही अटैच होंगे इस जगह जाके। ठीक है, तो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप्स वो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, ये एटम्स होते हैं जो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड कर देते हैं इस हाइड्रोकार्बन पे, इस कंपाउंड पे, इसलिए उनको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्यों? वो उसकी फंक्शनिंग चेंज कर देते हैं, वो अब उसका काम ही अलग कर देते हैं कि अब तुम ये काम नहीं करोगे, अब तुम ये काम करोगे। यानी इमेजिन कर लिए मैंने कंपनी में CEO बदल दिया, अभी तक वो होटल की कंपनी थी, अब उन्होंने आके उसको मोबाइल की कंपनी बना दी। तो बेसिकली वो ही इतना ही इम्पोर्टेंट रोल होता है फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है, मूविंग ऑन टू होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद करनी है, इसको बहुत इजीली याद हो जाती है। आपको सिंपली क्या करना है, नाम याद करने हैं। होमोलोगस सीरीज़ हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो मैंने बताया 3 तरह के होंगे हाइड्रोकार्बन्स। कौन से? अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। हाइड्रोकार्बन मतलब CH होंगे, 2 ही एटम्स होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए होंगे। अल्केन्स कौन से होंगे? सिंगल बॉन्ड वाले। अल्काइंस कौन से होंगे? डबल बॉन्ड वाले। और अल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड वाले। अल्कीन्स होते हैं, अल्कीन्स नाम चेंज हो रहा है, तो अल्केन्स में एन्स लगता है या ईन्स या आइंस, नाम चेंज हो जाएगा। सिमिलरली आपके जो होमोलोगस सीरीज में जो मेंबर्स हैं उनके भी नाम ऐसे ही चेंज होंगे, ऐसे। ठीक, तो अल्केन्स जो होते हैं, हमें पता है कार्बन जो सबसे स्मॉलेस्ट कार्बन का जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है? यस, मीथेन। मीथेन क्या होता है? इसमें कितने कार्बन होते हैं? 1। अगर मैं कार्बन 2 कर दूं तो कितने होंगे? 2। इसको कहते हैं ईथेन। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ये होमोलोगस सीरीज बनी है। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? ये डिपेंडिंग ऑन नेक्स्ट सक्सेसिव मेंबर, यानी पहला ये हुआ, इसके बाद वाले को कहेंगे सक्सेसिव मेंबर। तो सक्सेसिव मेंबर में CH2 का डिफरेंस आ जाता है। अभी यहाँ पर CH4 था मीथेन में। होमोलोगस सीरीज स्टार्ट हो रही है यहाँ से ईथेन से, सेकंड वाले में आ गया मीथेन के बाद अल्केन्स स्टार्ट होते हैं मीथेन से। मीथेन के बाद आता है CH3। ठीक, तो यहाँ पर क्या आता है? 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2 तो वो एक दूसरे से एक बॉन्ड तो उन्होंने बना लिया, फिर उनके पास बची, हर एक के पास 3 वैलेंसीज बची, वो बनाई उन्होंने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन इसके पास, 3 हाइड्रोजन इसके पास, इसको कहेंगे हम ईथेन। तो ऐसे याद रखिएगा आपको सिंपली होमोलोगस सीरीज अल्केन्स के लिए तो मीथेन से स्टार्ट होती है, लेकिन अल्कीन्स और अल्काइंस ईथेन से स्टार्ट होते हैं, ईथ। तो अगर अल्कीन है तो ईथीन, अगर अल्काइन है तो ईथाइन। इसमें कितने होते हैं कार्बन? 2। कार्बन 3 होंगे तो प्रोप। अल्केन है तो प्रोपेन, अल्कीन है तो प्रोपीन और अल्काइन है तो प्रोपाइन। ठीक, 4 कार्बन वाली कंपाउंड को हम कहते हैं ब्यूटेन। ब्यूट होता है नाम, अल्केन होगा ब्यूटेन हो जाएगा, अल्कीन होगा ब्यूटीन हो जाएगा, अल्काइन होगा यानी ट्रिपल बॉन्ड होंगे अगर उसके बीच में कहीं भी किसी कार्बन और कार्बन के बीच में, तो वो हो जाएगा ब्यूटाइन। तो ऐसे ये होमोलोगस सीरीज है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। 5 वाला क्या होगा? पेंटेन। पेंटेन फॉर अल्कीन्स, पेंटीन्स फॉर अल्कीन्स एंड फॉर अल्काइंस पेंटाइन। 6 वाला हो जाएगा हेक्सेन, हेक्जीन, हेक्साइन। तो दीज आर योर कंपाउंड्स या मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। आपको सिंपली नंबर ऑफ कार्बन्स के बेसिस पे इनके नाम याद रखने हैं और डिपेंडिंग ऑन द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन आपको उनके आगे सफिक्स लगाना है। सफिक्स मतलब नाम के आगे। नाम बेसिक नाम क्या रहेगा? बेसिक नाम तो यही सेम रहेगा, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। सिंपली बॉन्डिंग के बेसिस पे आप एन्स, ईन्स और आइंस चेंज कर देंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या है होमोलोगस सीरीज की, और यहाँ पर एक जनरल फार्मूला भी दिया हुआ है, याद करना चाहें तो कर लीजिए कि अल्केन्स का जो फार्मूला होता है वो हमेशा CnH2n, n मतलब नंबर ऑफ कार्बन। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो हम देखें अगर नंबर ऑफ कार्बन अगर N2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? C2H2 इंटू 2 प्लस 2 क्या होगा? C2H4 प्लस 2 6। ये हो गया आपका किसका फॉर्मूला? C2 है
ईथेन का फॉर्मूला। तो ऐसे आप याद भी रख सकते हैं। अल्कीन के केस में यहाँ से 2 गायब हो जाता है और अल्काइन के केस में ये 2 माइनस हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं +2 0 -2 ऐसे चल रही है साइड पूरी टेबल। कैरेक्टरिस्टिक्स होमोलोगस सीरीज़ की होती हैं कि हर नया वाला जो आगे वाला मेंबर होता है वो एडिशन हो जाता है उसमें CH2 ग्रुप का, और उसमें ऑब्वियसली इसका मास जो होता है 12 + 2 कितना हो गया, टोटल मास कितना बढ़ रहा है नई वाली कंपाउंड में, वो हो गया 14। मेंबर जो होते हैं गिवन होमोलोगस सीरीज़ के वो सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फंक्शनल ग्रुप से मतलब है अल्केन है तो उनके पास सिंगल बॉन्ड होगा, अल्कीन है तो उनके पास डबल बॉन्ड होगा। सारे अल्कीन यानी ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये सब होमोलोगस सीरीज होंगी किसकी, अल्केन की, और उनके पास सबके पास क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। अल्काइन की क्या हो जाएंगी, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन एंड हेक्साइन। ये क्या हो गए, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्काइंस। फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तीसरी चीज़, सारे मेंबर्स एक होमोलोगस सीरीज़ के मेंबर जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं कुछ कुछ, ठीक है। ये टेबल है होमोलोगस सीरीज़ की, इसे याद करने की कोशिश करिएगा कि कार्बोऑक्सिलिक एसिड जो होता है वो ये होता है, और अगर वो हम पहले अल्केन का फॉर्मूला जो बेसिक अल्केन होता है वो मीथेन होता है, लेकिन अल्कीन्स और अल्काइंस कौन से होते हैं बेसिक, वो होते हैं ईथीन एंड इथाइन, क्योंकि उनके हमने डिफरेंस ही ये बताया कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसके बेसिस पे हमने डिवाइड करा। तो कार्बन मीथेन के केस में तो कार्बन और कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं होता, एक ही तो कार्बन होता है, तो हम उसे अल्कीन या अल्काइन कह ही नहीं सकते। ये फंक्शनल ग्रुप्स की भी एक टेबल है। एस्टर होता है, कार्बोऑक्सिलिक, कीटोन, अल्डिहाइड, ईथर, अल्कोहल, सब क्या हैं आपके फंक्शनल ग्रुप्स। ये हैं हेलो अल्कीन्स, यहाँ पर देखिए एक हेलोजन लगा होगा, ये अल्कोहल का ग्रुप होता है। 2 कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन लग जाए तो उसे ईथर कहते हैं, और CHO ग्रुप जो होता है उसे अल्डिहाइड कहते हैं, और अगर यहाँ पर 2 कार्बन के बीच में CO ग्रुप लग जाए तो उसे कीटोन कहते हैं, और कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो COOH होता है। तो ये आपकी होमोलोगस सीरीज़ है, ठीक है। मूविंग ऑन, यहाँ पर और भी 2-3 फंक्शनल ग्रुप्स दिए हुए हैं जो आप देख लीजिएगा, याद करने की कोशिश करिएगा, अदरवाइज़ प्रैक्टिस करते करते याद हो ही जाएंगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा होमोलोगस सीरीज़ के बारे में। हाँ, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हों कि क्या होती है होमोलोगस सीरीज़, क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, क्या होते हैं कार्बन के डिफरेंट कंपाउंड्स, किस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। आगे हम पढ़ेंगे, अब हम आगे क्या देखेंगे कि होमोलोगस सीरीज़ देख ली हमने, फंक्शनल ग्रुप्स देख लिए हमने, अब हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बेसिकली क्या है कि कैसे हम कार्बन कंपाउंड्स, भाई मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैं, हर इंसान का एक नाम होता है, बिलियंस ऑफ पीपल हैं, हर इंसान की क्या होती है आइडेंटिटी बाय इट्स नेम, है ना। अब तो आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड क्या होता है, आधार का जो नंबर होता है वो उसकी यूनिक आइडेंटिटी है। ऐसे ही हर कार्बन कंपाउंड का एक अपना नाम दे दिया है किसने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक इंटरनेशनल बॉडी है जो सारे केमिस्ट्री, दुनिया भर में जो केमिस्ट्री चल रही है उसके रूल्स रेगुलेशंस को वो गवर्न करते हैं। तो ये इस बॉडी ने, IUPAC जिसे कहते हैं, इन्होंने एक रूल बनाया फॉर नेमिंग दीज कार्बन कंपाउंड्स, और उसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में ऑफ दिस चैप्टर। तो नेक्स्ट पार्ट में हम नेमिंग पढ़ेंगे इन कार्बन कंपाउंड्स की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत पूछ लेते हैं, ख़ास तौर से कंपटीशन में।